Hi students, good morning all of you. This is Nirvay Yadav for physics. How are you? I hope all are fine. Today I will discuss Newton's inverse square rule. In previous video I explained Kepler's law, gravitational law and force between two bodies etc. What I explain today, Newton inverse square rule. न्यूटन इनवर्स स्क्वायर रूल क्या है कि इन्होंने कैप्लर्स का जो थर्ड लॉ है, जो तीसरा लॉ है कैप्लर्स का, उसके ऊपर अप्लाई करके देखा। उन्होंने देखा कि कोई भी बॉडी, जब कोई प्लैनेट अपने इलेप्टिकल फॉर्म में रोटेशन करता है तो उसकी रेडियस में या जो उस पर जो फोर्स लगता है वो उस बॉडी पर किस टाइप से लगता है और कैसे लगता है, तो इसके बारे में उन्होंने डिस्कस किया। ठीक है, तो हम लोग यहां पर देखेंगे कि जो फोर्स की डेफिनेशन है, जो इनवर्स स्क्वायर रूल की डेफिनेशन है, वो क्या है न्यूटन की। द फोर्स बिटवीन two bodies is inversely proportional to the square of distance between them। बेटा देखो यहां पर द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज, दो बॉडीज के बीच में, इस तरह से कोई दो बॉडी है, इन दो बॉडी के बीच में जो फोर्स लगता है वो हमेशा ही डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। बेटा कहीं कहीं पर 1/ आपको d² भी लिखा हुआ मिलेगा r² की जगह पर, ठीक है ना, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर बेटा बॉडी के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स कम होगा, सीधी सी बात है बेटा। अगर तुम कोई वर्क कर रहे हो और उसमें आप उस पर फोर्स लगा रहे हो और फोर्स लगाते टाइम पर आप उस ऑब्जेक्ट से दूर हो जाएंगे तो उस पर फोर्स लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। तो बेटा ऐसे ही यहाँ पर भी क्या है कि जब दो बॉडीज के बीच में उन्होंने ये ड्राइव किया कि अगर दो बॉडी के बीच में अगर दूर हो जाए कोई भी बॉडीज तो उनके ऊपर कितना फोर्स लगेगा। जितनी पास में होंगी, डिस्टेंस कम होगी, फोर्स ज्यादा लगेगा, दूर होगी फोर्स कम लगेगा। ठीक है, तो कैसी है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो न्यूटन्स ने इसके लिए कैप्लर्स का थर्ड लॉ यूज किया। उन्होंने देखा कि अगर कोई भी प्लेनेट है, ठीक है ना, या सपोज कर लो ये कोई सन है और इसके चारों तरफ कोई प्लेनेट मूव कर रहा है और सन से उस प्लेनेट की डिस्टेंस कितनी है? r है। ठीक है ना, जब उस पर r डिस्टेंस है तो बेटा इस पर एक चीज ध्यान रखना, यहां पर क्या लगता है? सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, तभी कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के या कोई बॉडी किसी उसके सर्कुलर मोशन करती है तो उस पर एक सेंटर की तरफ क्या लगता है बेटा? फोर्स लगता है। ठीक है ना, जो उस बॉडी को क्या करके रखता है? बैलेंस करके रखता है। क्या करके रखता है बेटा? बैलेंस करके रखता है। तो इसके लिए क्या है बेटा? देखो उन्होंने ये कहा, अजम्पशन मेड बाय न्यूटन इज बॉडीज आर इन द सर्कुलर मोशन। अजम्पशन उन्होंने क्या किया कि कोई भी बॉडी है वो सर्कुलर मोशन कर रही है, किसके चारों तरफ? सन के चारों तरफ। ये सपोज कर लिया। तो बेटा जब सर्कुलर मोशन होती है तो सर्कुलर मोशन तभी होगी जब उस बॉडी, देखो लीनियर मोशन में क्या होता है? k इज टू या F इज टू मास इंटू v स्क्वायर 1/2 mv² भी होता है। आपने देखो काइनेटिक एनर्जी होती है। लेकिन जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही होगी तो उसमें रेडियस का होना कंपलसरी होता है। और रेडियस में क्या है? देखो बेटा आप देख रहे हैं कि F इज टू mv²/r, ये क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स है। क्या बेटा? सेंट्रीपिटल फोर्स है ये। ठीक है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? देखो
mv²/r मीन्स अगर बॉडी सन से ज्यादा दूर होगी तो उसके बीच में लगने वाला फोर्स कैसा होगा, कम होगा, और अगर बॉडी जितनी पास में होगी उतना ही ज्यादा इस पर फोर्स लगेगा। तो F = mv²/r। m क्या बेटा, यहाँ पर m कांस्टेंट है क्योंकि प्लेनेट है, प्लेनेट का मास ज्यादा कम या ज्यादा तो नहीं हो सकता है, उसका जो मास है वो कैसा रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि जैसे अर्थ है, अर्थ का क्या कोई भी मास कम हो सकता है, अगर बाई चांस अगर क्या होता है कोलिजन हो जाए और नेचुरल कोलिजन हो तब तो कुछ सोचा जा सकता है कि हाँ हो सकता है, अदरवाइज इसका मास जो है वही रहेगा, मीन्स कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है ना, तो m = क्या हो जाएगा, मास ऑफ प्लेनेट जो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो F प्रोपोर्शनल टू v²/r, जो m क्या हो जाएगी आपकी, कांस्टेंट हो जाएगी, तो प्रोपोर्शनल का एक साइन आ जाता है। तो F प्रोपोर्शनल टू v²/r, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर क्या मान लिया, फर्स्ट मान लिया। ठीक है ना। अब बेटा एक चीज देखो, जब ये बॉडी रोटेशन कर रही है तो इसके अंदर एक कोई वेलोसिटी v होगी, ठीक है ना, और जब वेलोसिटी v होगी तो ये सर्कुलर मोशन कर रही है, तो सर्कुलर मोशन कहाँ कर रही है, उस बॉडी के जो रोटेशन कर रहा है, सपोज कर लो ये आपका सन है, सन की चारों तरफ रोटेशन कर रहा है, तो इसका क्या होगा, ये एक सरकमफेरेंस होगा, नहीं होगा। सरकमफेरेंस के लिए क्या होता है, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, क्या होता है बेटा, 2πr होता है। तो यहाँ पर v = क्या हो जाएगा, 2πr, और जो टी टाइम में, टी क्या है आपका, टी टाइम में रिवोल्यूशन कर रही है तो अपॉन में टी आ जाएगा। तो v = 2π/t, t = पीरियड टू कंप्लीट 2πr डिस्टेंस। टी क्या है, एक जो टाइम पीरियड है जो यहाँ से, सपोज कर लो यहाँ से जब कोई बॉडी चलती है और ये इस तरह से मोशन करती हुई यहाँ पर वापस आ जाती है, तो ये टी टाइम में अपनी एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेती है। क्लियर है। अब इसके बाद में बेटा देखो 2π क्या होगा आपका, 2π वैल्यू क्या होगी, ये कांस्टेंट होगा, 2π कांस्टेंट होगा क्योंकि ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू हम कांस्टेंट ले सकते हैं। ठीक है ना, इसमें कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है। तो v = r/t हो जाएगा। तो इसके बाद में हम क्या करेंगे, टेक इन स्क्वायर ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन सेकंड। इसको मैंने क्या, कौन सी इक्वेशन मान लिया, सेकंड मान लिया है। ठीक है ना, तो v² = r²/t²। अब बेटा हम क्या करेंगे, केपलर का जब थर्ड लॉ लिया इन्होंने, केपलर का कौन सा लॉ लिया बेटा, थर्ड लॉ लिया है, तो थर्ड लॉ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थर्ड लॉ क्या होता है, r³ = कांस्टेंट, ये होता है ना। तो ये जो v² r²/t² है, तो आप इस इक्वेशन में 1/r से मल्टीप्लाई कर देंगे और r से ही डिवाइड कर देंगे, क्योंकि r से r कट जाएगा तो यही तो वैल्यू बच जाएगी ओनली। तो बेटा r से ही मल्टीप्लाई किया, r से ही डिवाइड कर दिया। अब मैंने क्या किया, v² प्रोपोर्शनल टू r²t² × r/r। तो बेटा v² प्रोपोर्शनल टू r³/t², इस r का यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इंटू 1/r। बेटा इतनी जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू क्या है आपकी, केपलर्स लॉ की है ना, केपलर्स थर्ड लॉ में फाइंड आउट की थी। तो r³/t² कांस्टेंट क्या हो गई, r³/t² कांस्टेंट हो गई। तो v² प्रोपोर्शनल टू 1/r, v² प्रोपोर्शनल टू 1/r, इक्वेशन नंबर थर्ड, क्योंकि ये वाली वैल्यू क्या कांस्टेंट होगी, 1/r बचा। तो ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को मैं कहां पुट कर देता हूं, इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 आपकी क्या थी, F प्रोपोर्शनल टू v²/r²। तो बेटा v² की वैल्यू क्या है आपकी, 1/r है, तो F प्रोपोर्शनल टू 1/r इंटू 1/r। देखो F प्रोपोर्शनल v² है ना अपॉन r, तो v² की अपॉन मैंने क्या पुट कर दिया, ओनली 1/r, ये पुट मैंने कर दिया। तो बेटा इसकी F प्रोपोर्शनल टू 1/r, एक r पहले से था आपका वहां पर, तो ये आपका r ये हो गया। तो F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यही आपका न्यूटन्स का इनवर्स स्क्वायर रूल है। यही क्या है बेटा, यही वाला हमें प्रूफ करके लाना था। तो ये बेटा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा आई होप। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो हम देखते हैं अगला टॉपिक। आई थिंक आपका ये लास्ट टॉपिक है। अगर कोई टॉपिक बचा होगा तो एक बार मैं फिर दोबारा से रिमाइंड करके आपको नया वीडियो बना के दे दूंगा। थैंक यू बेटा।